हाँ तो जी नमस्कार, स्वागत है अपना स्टडी प्लेटफॉर्म। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे काव्य खंड। आप लोग को चल रहा था क्लास 10th का गोदली, जो कि उसमें दो भाग है, एक काव्य खंड है, एक आपका गद्य खंड है। अगर आप सब गद्य खंड नहीं देखें, पूरा गद्य खंड पढ़ा दिया हूँ। अगर आप सब काव्य खंड नहीं देखे हैं तो काव्य खंड मैंने 10 चैप्टर तक मैंने कंप्लीटेड कर दिया हूँ। शायद आप लोग जरूर देखिए उसको जाकर, पूरा तरह से मैंने कविता को पढ़ा रखा हूँ। ये आ गया आप सबको बच्चों 11 चैप्टर, जिसका नाम है लौट कर आऊंगा फिर। इनका कवि है जीवनानंद दास जी। बहुत ही एक कवि जो है ये बंगाल के रहने वाले हैं और बंगाल के चर्चित ये कवि रहे और इनका निधन हो चुका है। ये चाहते हैं कि अगला जन्म में हम फिर से बंगाल की धरती पर, अपना देश की धरती पर, अपना जन्मभूमि पर ही दोबारा जन्म ले। और क्या क्या ये संदेह भी करते हैं कि शायद हम ये पंछी बनकर, पक्षी में कई प्रकार के नाम बताते हैं हमारे कवि कि हम जरूर बनकर यहाँ लौटेंगे। अगर आप सब वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए बच्चों। बच्चों के पास, अपना दोस्तों के पास, अपना भाई के पास, अपना बहन के पास, जो भी क्लास 10 में 2025 बोर्ड में देने वाले हैं, ये कविता से क्वेश्चन आते रहती है। और ये सारे का पीडीएफ नोट कहाँ मिलेगा, मैं अंतिम क्लास में बता कर जाऊँगा। जरूर पूरा देख के जाइए। बहुत ही एक जो आपको हंसी भी आएगी और थोड़ा सा लगेगा कि क्या कवि हैं और कवि क्या कह रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, पहले पढ़ेंगे बच्चों इनका काव्य, और कहने का अर्थ है इनका लेखक परिचय पढ़ेंगे। एक सेकंड थोड़ा सा रुकिएगा आप सब, मैं मार्कर लाना भूल गया हूँ, है ना, माफ करिएगा। चलिए, लौट कर आऊंगा फिर। इनका कवि है बच्चों जीवनानंद दास जी। ठीक है, ठीक है, याद रखना। लौट कर आऊंगा फिर, जीवन में उनका कवि है जीवनानंद दास जी। हम जीवन में लौट कर आएंगे, उनका कवि है जीवनानंद दास जी। इसको ऐसे याद रखिए, ठीक है। कवि परिचय जानते हैं। बांग्ला के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से जीवनानंद दास जी का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था। अगर हम बांग्लादेश की बात किया जाए तो बांग्लादेश से पहले हमारे एक और कवि हैं जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध है, जिसे आप लोग नाम जानते होंगे शायद, रविंद्रनाथ टैगोर भी कहते हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर भी कहते हैं। वो भी बांग्ला की धरती से बिलोंग करते हैं, वहीं के जन्मभूमि उनका भी है। और वो इनके पहले बहुत ही चर्चित थे वहाँ के, लेकिन अब उनके मतलब कह सकते हो वो अब नहीं रहे, लेकिन ये भी नहीं रहे। उनके पश्चात, उनके बाद हमारे जीवनानंद दास जी कवि के रूप में बहुत ही फेमस रहे हैं बांग्लादेश में। ठीक है, देखो लिखा हुआ है अभी, रविंद्रनाथ टैगोर के, रविंद्रनाथ के बाद बांग्ला साहित्य में आधुनिक काव्य आंदोलन को जिन लोगों ने योग्य नेतृत्व प्रदान किया गया था, याद रखना, रविंद्रनाथ टैगोर के बाद या ठाकुर के बाद कह सकते हैं, जो बांग्ला साहित्य में आधुनिक काव्य आंदोलन के जिन लोगों ने योग्य नेतृत्व प्रदान किया गया था। ठीक है, सबसे अधिक कह सकते हैं प्रभावशाली एवं मौलिक कवि जीवनानंद दास। तो क्वेश्चन बनता है कि सबसे अधिक प्रभावशाली कौन सा कवि रहे हैं, तो जीवनानंद दास जी। ठीक है, आगे, जीवनानंद दास जी ने बंगाल के जीवन में रच बसकर उसकी जड़ों को, वहाँ की जड़ों को, वहाँ की भूमियों को पहचाना, और पहचानने के साथ साथ और उसे अपनी कविता में स्वर भी दिया अपने। ये खास करके बांग्लादेश के भूमि को, वहाँ के रचे बसे जो वहाँ के लोग हैं, उन्हीं पर ज्यादा करके कविता ये लिखा करते थे हमारे कवि। कहते हैं बच्चों सिर्फ 55 साल की उम्र में ही जीवनानंद दास जी का निधन हो जाता है, अर्थात 1954 में, 1954 में इनका मृत्यु हुआ था बच्चों। 55 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कर देते हमारे कवि।
कहते हैं यहाँ पर एक मर्मांतक दुर्घटना में हुआ था इनका, मर्मांतक दुर्घटना में या तो मार्मिक दुर्घटना भी कर सकते हैं। कब हुआ था यानी कि निधन, तो याद रखना 1954 में 1954 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। निधन होने से पहले तब तक उनके 6 काव्य संकलन था, काव्य संग्रह था। काव्य मतलब होता है कविता, 6 प्रकाशित हुआ था इनका निधन होने के पहले, ठीक है। पहला है उनका झरा पालक, दूसरा है धूसर पांडुलिपि, तीसरा है वनलता सेना, वनलता सेन होगा, सेना नहीं होगा, वनलता सेन याद रखना, ठीक है, सेन। महापृथ्वी चौथा है, पांचवा है सात टी तरार तिमिर, सात टी तरार तिमिर। छठा बच्चों जीवनानंद दासेर श्रेष्ठ। तो ये इनका जो एक काव्य संकलन बच्चों, इनका निधन होने के पहले ही सारे प्रकाशित हुआ था, या समझ रहे ना, प्रकाशित हुआ था। निधन होने के बाद भी देखिए क्या इनका और भी था अन्य काव्य संकलन। ये निधन होने के बाद सारे रूपसी बांग्ला, पहला है बेला अलबेला कालबेला, बेला अलबेला कालबेला की इनकी रचना है, तो जीवनानंद दास जी का। मन विहंगम किनकी रचना है, जीवनानंद दास जी का। आलोक पृथ्वी, ये 4 गो जैसा है इनका काव्य संकलन निधन के बाद हुआ प्रकाशित। निधन का बाद अर्थात मृत्यु होने के बाद इनका प्रकाशित हुआ था, याद रखना। निधन के बाद लगभग बच्चों देखा जाए 100 कहानियां लिखी, बाप रे बाप भाई साहब। निधन के बाद यानी कि ये लिख कर रखते थे हमारे कवि जीवनानंद दास जी, लिख कर रखा करते थे हमारे जीवनानंद दास जी। तो 100 कहानियां और 13 उपन्यास प्रकाशित हुआ था। निधन होने के बाद इनका 100 यानी 100 कहानी और 13 गो क्या उपन्यास इनका प्रकाशित हुआ बच्चों, कितना अलग बात है ना। कहते हैं निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा वनलता सेन भी है, वनलता सेन को 1954 में ईस्वी में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार मिला था इनको। जब वनलता जो है, वनलता की बात किया जाए, वनलता उस समय की बात है बच्चों, जब हमारे रविंद्रनाथ टैगोर थे, तो उस समय की ये जो वनलता एक कविता है जो प्रेम का कविता कहा जाता है, तो याद रखना। और उस समय ये प्रकाशित हुआ था जब हमारे रविंद्रनाथ टैगोर थे, उसी का मतलब उत्तरार्ध कहता है प्रेजेंटेड में, उपस्थिति में, है ना। तो वनलता सेन जो है प्रेम की कविता है, किनके द्वारा लिखा गया, तो जीवनानंद दास जी का, ठीक है। समकालीन हिंदी का कवि प्रयाग शुक्ल द्वारा भाषांतरित जीवनानंद दास जी का प्रस्तुत है। जो ये कविता हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि ये बांग्ला के रहने वाले थे, तो बांग्ले में लिखते थे। बांग्ला कहाँ पता है ना, बांग्ला कहाँ पड़ता है, कोलकाता, है ना। तो वहीं के निवासी थे और उसी भाषा में क्या कहते थे, लिखते थे बांग्ला भाषा में। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे कविता को हिंदी भाषा में, तो हिंदी को रूपांतरण करने वाले, हिंदी को ट्रांसलेशन करने वाले हिंदी में कौन थे, तो प्रयाग शुक्ल द्वारा, या जो कविता हम पढ़ेंगे लौट कर आऊंगा फिर, ये था लिखा हुआ, इसने लिखे थे बांग्ला भाषा में, लेकिन इसने, धन्य हो प्रभु आपको कि आपने हिंदी में कन्वर्ट करके हम लोगों को कविता हमारे बीच उपस्थित किए हैं, है ना। आपका चरण में नमस्कार हो। तो प्रयाग शुक्ल जी ने इनका कविता को हिंदी में रूपांतरण किए थे, भाषांतरित किए थे, ठीक है। जीवनानंद दास जी का जो प्रस्तुत कविता हम लोग पढ़ेंगे लौट कर आऊंगा फिर। कविता में कवि का अपनी मातृभूमि तथा प्रवेश से उत्कृष्ट प्रेम अभिव्यक्त होता है। मातृभूमि किसे कहते हैं बच्चों, मातृभूमि क्या है, मातृभूमि उसे कहते हैं सर जहां हमारी जन्मभूमि है। तो कवि को बांग्लादेश, बांग्ला जगह का नाम पश्चिम बंगाल जगह कहते हैं हम लोग, है ना। जो वहां पर जगह है उनका मातृभूमि, जन्मभूमि तथा प्रवेश से उत्कृष्ट प्रेम, इतना प्रेम है इनकी धरती से
जहाँ पर ये जन्म लिए थे इतना चर्चित हो गए हैं, वहाँ पर रसे बसे और उन्हीं के प्रति कविता लिखते हैं कि हम अगले जन्म में हम जरूर कुछ न कुछ बनकर यहाँ लौटूंगा। क्या कवि का प्रेम है आप अपनी जन्मभूमि से, अपनी देश से, अपनी जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो आप अपने जिस देश से आप बिलोंग करते हैं, क्या अगले जन्म में आप इसी देश में जन्म लेना चाहते हैं? जरूर कमेंट में डालिएगा। इस नश्वर जीवन के बाद भी इसी बंगाल में एक बार फिर आने की लालसा मातृभूमि के प्रति के प्रेम की एक मोहक भंगिया के रूप में सामने आती है। मैंने बताया इस नश्वर शरीर है बच्चों, ये जो शरीर है हमारा नश्वर, ये खत्म हो जाएगा। कह रहे इस नश्वर शरीर के बाद भी हम अगर मृत्यु हमारी हो जाती है तो भी हम इसी देश में बंगाल में ही हम अगले जन्म लेना चाहता हूँ, क्योंकि हमें इस भूमि से प्रेम है, लालसा यहाँ जन्म लेना। क्या बात करते कवि, है ना। तो उनके प्रति प्रेम है, मोहक है, भंगिया के रूप में अपने सामने आती है। तो ये रहा इनका बाबू कवि का परिचय। अब ये कवि क्या कहना चाहते हैं अपने कविता के माध्यम से जरूर सुनिएगा। लौट कर आऊंगा मतलब ये हुआ अब हमारे कवि जी हमारे बीच में ही रहे, अब ये दुनिया से चल बसे हैं और जाने से पहले ही शायद कविता लिखे होंगे, क्योंकि जाने के बाद थोड़े लिखे होंगे, जाने से पहले ही तो लिखे होंगे ना। लौट कर आऊंगा फिर का अर्थ ये हुआ कि हम जिस धरती से, जिस जन्मभूमि से हम प्रेम करते हैं, हम अगले जन्म में कुछ न कुछ, या तो हम पक्षी के रूप में, या तो हम बालक के रूप में, या तो हम लड़का के रूप में, या तो कोई इंसान के रूप में हम जरूर यहाँ लौट कर आऊँ। चलिए पढ़ते कविता, थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से और सुनिएगा ध्यान से बच्चों। अगर आप सबके पास ये बुक्स है गोधली का तो जरूर आप लोग निकाल लीजिए, है ना। पेज नंबर ही बता देते हैं, कौन सा पेज नंबर निकालना है। पेज नंबर निकालना 149, यानी समझ रहे हैं 149 पेज नंबर, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। लौट कर आऊंगा फिर। कभी कहते हैं, सुनिएगा ध्यान से, खेत है जहां धान के, खेत है जहां धान के, बहती नदी के किनारे, फिर आऊंगा लौट कर एक दिन बंगाल में, एक दिन बंगाल में। क्योंकि देखिए बच्चों, बंगाल में ही ज्यादा करके धान की खेती होती है, और बंगाल के आप लोग पता हैं कि बिहार का सबसे बंगाल की कई नदी है, आप तो पता ही है। तो कह रहे कभी जहाँ खेत का धान हो, और कहाँ है ये बंगाल के, और बंगाल में ही ज्यादा करके अभी के सीजन में जो होता है ज्यादा करके धान की उपजाऊ होता है। तो कभी वहीं का बात करते हैं, बंगाल की धरती के, बंगाल की जन्मभूमि पे जहाँ इनका जन्म हुआ था, वहीं की बात करते हैं हमारे कवि कि खेत है जहाँ धान के, जहाँ है बहती नदी के किनारे, फिर आऊंगा, कभी कह रहे हैं फिर आऊंगा लौट कर एक दिन बंगाल में, नहीं शायद होऊंगा मनुष्य, शायद मनुष्य नहीं होऊंगा, तब होऊंगा अबाबिल। अबाबिल बच्चों पंछी का नाम है। शायद मैं मनुष्य में तो मनुष्य बनकर तो नहीं आऊंगा, लेकिन जरूर मैं एक अबाबिल पंछी बनकर आऊंगा। तो कभी को संदेह भी लगता है कि शायद मैं मनुष्य तो नहीं बन पाऊंगा, मनुष्य बनकर तो नहीं आऊंगा बंगाल की धरती पर, लेकिन मैं अबाबिल पक्षी बनकर जरूर आऊंगा। तो पहला में कभी क्या बताना चाहते हैं कि खेत है जहां धान के, जहां बहती है नदियां के किनारे, फिर आऊंगा लौट कर एक दिन बंगाल में, है ना। नहीं शायद होऊंगा मनुष्य, शायद मैं मनुष्य तो नहीं होऊंगा,
होऊंगा अबाबिल पंछी। तो कभी पहले अगले जन्म में क्या बनना चाहते हैं? अबाबिल पंछी बनकर आना चाहते हैं अपने गांव में, अपने बंगला बंगला करें बंगाल की जन्मभूमि, सॉरी बंगाल की धरती पर, जहां इनका जन्म हुआ था। शायद अब इनका निधन भी हो चुका है, लेकिन अगले जन्म में भी वही जन्म लेना चाहते हैं और वही बनकर आना चाहते हैं। आगे फिर बोलते हैं होऊंगा अबाबिल, पहला बताते हैं कि हम होंगे शायद अबाबिल पंछी बनकर आऊंगा, या फिर कौआ उस भोर का फूटेगा नई धान की फसल पर, जो शायद हम अबाबिल पंछी नहीं होऊंगा, शायद मैं कौआ बनकर, जो भोर जब होता है कौआ टर टर करता है, कौआ की जो आवाजें होती है, हम वहीं मिलेंगे धान की फसल पर बैठे, धान के फसल पर हम बैठे मिलेंगे और वो कौआ मैं ही हूँगा। कोहरे के पालन से कटहल की छाया तक, कटहल की छाया तक अर्थात कह रहे कटहल का पेड़ पर भी कौआ बैठते हैं, तो शायद मैं कटहल के पेड़ के छाया पर में भी मैं जो कौआ रहूंगा बनकर, वो मैं ही रहूंगा। तो दूसरा में कहते हैं कभी अबाबिल, शायद अबाबिल बनकर नहीं तो कौआ बनकर मैं जरूर धान के फसल के पर बैठा रहूंगा, है ना। अब कोहरे, जो आपको अभी के सीजन में क्या है, ठंडा के सीजन बच्चों कोहरे ओकरे का, जहाँ पर ठंडी ज्यादा होती है वहां पर कोहरे, कोहरे के पालन से कटहल की छाया तक भरता है पेंग आऊंगा एक दिन। जब कौआ उड़ती है तो पेंग भरता है, इस तरह से करके जो पेंग भरते हुए कोहरे के धान के खेत पर बैठा रहूंगा, या तो नहीं तो कटहल के छाया के पेड़ों पर बैठा रहूंगा। तो पहला में कभी बनना, अगले जन्म में कहते हैं कि या तो अबाबिल बनकर आऊंगा, मनुष्य तो शायद नहीं बनूंगा, नहीं बन पाऊंगा, लेकिन हो सकेगा मैं अबाबिल पंछी, या तो अगर वो भी नहीं तो कौआ। तो पहला कहते हैं अबाबिल पक्षी और दूसरा कहते हैं कौआ बनकर आऊंगा। और वो हम मिलेंगे कहाँ? वहीं मिलूंगा जहाँ खेत का फसल होता है, उसी खेतों के फसल पर मैं बैठा रहूंगा, जहाँ पर कोहरे में, है ना, कटहल का पेड़ होगा, पेड़ की छाया होगा, शायद मैं आपको वहीं मिलूंगा, लेकिन आऊंगा जरूर, एक दिन आऊंगा, है ना। आगे बोलते हैं बनकर शायद हंस में, या तो पहला बोलते अबाबिल बन के आऊंगा, दूसरा बोलते हैं कौआ बनकर, आप बोल रहे तीसरा में हंस बनकर शायद, फिर संदेह, अपना संदेह बता रहे हैं कि बनकर शायद हंस में किसी किशोरी का घुंघरू लाल पैर में। किशोरी होता है, समझिए यहाँ पर एक लड़की का नाम, लड़की समझ लीजिए यहाँ पर, जो पालती है हंस को, है ना। मैं उस, जहां पर हंस को लोग पालते हैं, कोई लड़की कह लीजिए या कोई घर की औरत कह लीजिए, जहां पर लोग हंस को पालते हैं और पैरों में घुंघरू बांधते हैं हंस को, हम वहां भी रहेंगे, हम शायद हंस बन कर लौटेंगे। घुंघरू लाल पैरों में, घुंघरू कैसा होना चाहिए? लाल होगा हमारे पैरों में। किसी किशोर, किसी घर की लड़की के यहाँ जो पालती है हंस, शायद मैं वहां मिलूंगा, लेकिन आऊंगा लौट कर जरूर, लेकिन आऊंगा लौट कर जरूर। आगे बोलते हैं तैरता रहूंगा पानी में, क्योंकि हंस तैरते रहते हैं, तैरता रहूंगा बस दिन दिन भर पानी में, दिन दिन भर पानी में, गंध जहां होगी भरी घास की, और जहां गंध होगी वहां पर हम घास की ओर उसे खाने लगेंगे और वहीं हम मिलेंगे।
आऊंगा मैं। अज भाई आ जाओ, आ जाओ आप, आऊंगा मैं। कभी फिर बोल रहे आऊंगा मैं। नदियों, मैदान, मैदान बंगाल के बुलाएंगे, हमें नदियां बुलाएंगे, हमें मैदान बुलाएंगे। वो कौन सा बंगाल के नदियां, बंगाल के मैदान बुलाएंगे। मैं आऊंगा, आ जाओ भाई आप आ जाओ। जिस नदी धोती ही रहती है पानी से इसे हर सजल किनारे पर। जैसे बच्चों नदियां जब बहती है पानियां, आप ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। जैसे नदियां पानी बह रहा है और यहाँ से पानी बह रहा, तो ये बहती हुई इस किनारे पर, किनारे को भी धो कर ले जाती है। तो मैं इस किनारा पर मिलूंगा, इस किनारे पर मिलूंगा। क्या कवि का सोच है यहाँ पे, लिखे किस प्रकार की कविता लिख दी है। मैं आऊंगा जिस नदी धोती की रहती पानी, इसी हर सजल किनारे पर। तो पहला में क्या बनना चाहते हैं कवि, अवाविल पंछी, दूसरा में कौवा, तीसरा में हंस बनना चाहते हैं, है ना। आगे बोलते हैं, शायद तुम देखोगे शाम की हवा के साथ उड़ते एक उल्लू को, उड़ते हुए एक उल्लू को। शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली, कपास के पेड़ पर ही शायद उल्लू जो होते बैठकर अपना आवाजें देती है। तो चौथा में कहते हैं हम शायद उल्लू बनकर आऊंगा। पहला में अबाबिल पंछी बनकर आऊंगा, दूसरा में कौवा बनकर आऊंगा, तीसरा में क्या कहते हैं हंस बनकर आऊंगा, चौथा में कहते हैं हम आऊंगा शायद मैं उल्लू बनकर आऊंगा। शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली, और कपास के पेड़ के पर जो कौवा उल्लू बैठकर अपना आवाजें देती है। घासीली जमीन पर फेंकेंगे मुट्ठी भर भर चावल, लोग चावल फेंकेंगे मुट्ठी, जहां पर साफ सुथरा जगह हो वहां पर फेंकेंगे। देखोगे, सॉरी यहाँ पर लिख रहे घासीली जमीन पर फेंकेगा मुट्ठी भर भर चावल, शायद कोई बच्चा उबले उबले हुए फेंकते रहेगा उबले हुए चावल, और जो खा रहा होगा, जो खा रहा होगा वो मैं ही खा रहूंगा, वो मैं ही खा रहूंगा उल्लू बनकर। जो बच्चे चावल फेंक रहे उबले हुए, वो जो चावल को कौन खा रहा होगा, मैं ही खा रहा हूँ। कभी कह रहे हैं मैं ही चावल खा रहा हूँ उबले हुए, जो उल्ली बनकर आ रहा है। तो चौथे में कभी उल्लू बनने की अपने लालसा बताते हैं। देखोगे रूपसा के गंदले से पानी में, देखोगे रूपसा के गंदले से पानी में नाव लिए जाते एक लड़के को। आप देखोगे कि एक नदी में एक लड़का नाव ले जा रहा है, जो लड़का नाव ले जा रहा है वो लड़का शायद मैं ही हूँगा। तो पांचवा में कवि लड़का बनने का भी यहाँ पर संदेह जारी कर रहा है, बता रहा है कि शायद मैं लड़का भी हूँगा। लड़के को उड़ते फटे पाल की नाव, और जो फटा हुआ नाव रहेगा वही लेता हुआ जाता हुआ आप देखोगे नदी की ओर। और वो लड़का कोई नहीं होगा, वो लड़का मैं ही हूँगा, वो लड़का मैं ही हूँगा। कभी कह रहे हैं मैं ही हूँगा वो लड़का। लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच, जो ऊपर बादलों में लौटते होंगे, नीचे से ऊपर लौटते होंगे बादलों के बीच। सारस, सारस पक्षी का नाम है बच्चों, सारस पक्षी का नाम है। लौटता होंगे रंगीन बादलों के बीच सारस पक्षी, अंधेरों में होऊंगा मैं उन्हीं के बीच। देखना, अंधेरों में होऊंगा मैं उन्हीं के बीच। अर्थात लास्ट में कहते कभी मैं सारस पक्षी बनकर भी लौटूंगा, लेकिन जरूर लौटूंगा। बस इसका यही
कविता एंड हो जाता है बच्चों। तो पहला में कवि क्या बनकर लौटना चाहते हैं? कहते हैं शायद मैं मनुष्य तो नहीं होऊंगा, लेकिन अबाबिल पक्षी जरूर होऊंगा। फिर दूसरा में कहते पर शायद या तो हम कौवा बनकर जरूर लौटूंगा, जो खेतों के फसलों पर बैठा रहूंगा, या तो कटहल के पेड़ की छाया पर बैठा रहूंगा। तीसरा में कवि कहते हैं या तो हंस बनकर लौटूंगा, किसी घर के किशोरी के घर के यहाँ जहाँ पाए जाते हैं वहां मैं रहूंगा, घुंघरू जैसे लाल घुंघरे को पायल पहनकर रहूंगा, और दिन भर मैं पानी में तैरता रहूंगा। कवि के क्या सोच। चौथा में कहते हैं अगर नहीं तो शायद मैं उल्लू बनकर आऊंगा, उल्लू बनकर आऊंगा और कपास के पेड़ से बोली लगाता रहूंगा, और लोग, बच्चे लोग, बूढ़े लोग, हर लोग उबले हुए चावल फेंकते रहेगा साफ जमीन पर, और वो जो चावल फेंका हुआ कौन खाता रहेगा? वो मैं ही खाता रहूंगा। पांचवा में कहते हैं एक लड़का नदी की ओर नाव ले जा रहा फटा हुआ, लड़का जो नदी के नाव ले जा रहा है नदी की ओर, वो लड़का मैं ही हूंगा। अंत में कहते हैं कि अभी लौटते होंगे रंगीने बादलों के बीच सारस पंछी, अंधेरे में होऊंगा, फिर अंधेरा हो जाता है रंगीन के बाद, उन्हें के बीच मुझे देखोगे, मैं ही हूंगा सारस पंछी। तो अंततः लास्ट में कवि कहते हैं कि मैं सारस पंछी हो सकता है बनकर लौटूंगा, लेकिन जरूर लौटूंगा। भाई साहब आप लौट आओ, आप लौट आओ और इसी तरह से और कविता बनाओ। तो बच्चों अगले जन्म में आप सब किस धरती पर किस चीज बनकर लौटना चाहते हैं? आप लोग भी जरूर अपना प्रतिक्रिया कमेंट की ओर डालिए, क्या बनना चाहते हैं आप सब। जरूर एक कमेंट आप सबके डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए क्या बनना चाहते हैं और क्या बन के आना चाहते हैं। हाथी नहीं सर, घोड़ा नहीं सर, मुर्गा मुर्गी, क्या बन के आना चाहते हो अगले जन्म में, जरूर कमेंट में डालिएगा, है ना। तो यहीं तक इनका था। क्वेश्चन है कभी किस तरह के बंगाल में एक दिन लौट कर आने की बात करता है, तो कई चीजें बताते हैं। या तो फर्स्ट में बोलते या तो मैं मनुष्य नहीं बनकर लौटूंगा, या तो मैं जरूर अबाबिल बनूंगा, दूसरा में कौवा, तीसरा में हंस, चौथा में उल्लू, पांचवा में लड़का, छठा में कहते हैं सारस पंछी, है ना। कवि अपने जीवन में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करते हैं? कवि अपने जीवन में कहते हैं पहला मैं अबाबिल पंछी बनकर लौटूंगा, दूसरा में कौवा, तीसरा में उल्लू, चौथा में तीसरा में हंस, चौथा में उल्लू, पांचवा में लड़का, छठा में कहते हैं सारस पक्षी। कभी किनके बीच अंधेरों में होने की बात करता है? सारस पक्षी, जब बादलों का रंगीन होगा, जब सारस पंछी ऊपर की ओर जाएगा, उस अंधेरों में वो मैं ही हूंगा सारस पक्षी बनकर। तो इसका क्वेश्चन आंसर आप सबको बच्चों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और पूरा मिलेगा। पहला चैप्टर का भी, पहला आप लोग का जो चैप्टर है काव्य खंड का 1 से लेकर कह सकते 12 तक जो चैप्टर बनाया गया है, अगला है मेरे बिना तुम प्रभु, वहीं तक मैं आप सबको बनाया हूँ पीडीएफ और गूगल ड्राइव करके दिया हुआ, वहां से आप लिंक दे देते हैं, आप लिंक क्लिक करिएगा, आपको मिल जाएगा पूरा A1 से लेकर जितना भी आप सबको है काव्य खंड बच्चों, सारा का मैंने एक पीडीएफ में तैयार कर दिया हूँ। तो जरूर आप सब उसका ले लीजिए फायदा और उसको याद कर लीजिएगा, उसमें से क्वेश्चन जरूर पूछता है और वही क्वेश्चन को मैंने तैयार किया बच्चों जो 2025 बोर्ड में आने की पूरी संभावना है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जरूर आप इसको शेयर कर लीजिए और लोगों को पास भी इस वीडियो को भेजिए, और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना भाई बहन को पास भी शेयर करिए और इस स्टडी प्लेटफॉर्म के बारे में जरूर आप सब बताइए। अपने लिए थोड़ा सा मेरे लिए भी कृपा कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। लव यू, बाय बाय। फिर मिलेंगे, लास्ट चैप्टर है बाबू इसका, मेरे बिना तुम प्रभु, है ना। मेरे बिना तुम प्रभु कैसे रह सकते हो, इसका कविता पढ़ेंगे। इनका लेखक है, सॉरी लेखक कवि है रेरन मारिया रिल्के जी, नेक्स्ट में पढ़ेंगे। चलिए आज के हम यहीं तक, बिल्कुल समझ में आया होगा, अपना प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर डालिएगा। लव यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
के साथ जब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। लव यू, बाय बाय।